नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है, हमने शुरुआत किया हुआ है यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं सबसे पहला एमसीक्यू क्या लिखा है। पहले एमसीक्यू में पहला एमसीक्यू पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। MTEF के बारे में आपको बताना है। पहला सेंटेंस, इट सेट्स अ सिंगल ईयर टारगेट फॉर एक्सपेंडिचर इंडिकेटर्स। क्या यह एक साल का टारगेट फिक्स करता है क्या? दूसरा, मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क यानी कि MTF इज अ प्रेजेंटेड अंडर द FRBM एक्ट 2003। देखिए, ये जब आया था, यह किन की अध्यक्षता में आया था? यह आया था NK सिंह जी की अध्यक्षता में, ठीक है। और यही सेम पर्सन है, उनको FRBM सेकंड जब बना था तो 2.0 में भी यही चेयर थे, और यही वो पर्सन है जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने हुए हैं, ठीक है। तो यह चीज़ तो बिल्कुल सही है। तीसरा, MTEF प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सेपरेटली। तो क्या यह सही है? जी हाँ, यह सही है, क्योंकि हमारा जो भी मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर है यह रेवेन्यू और कैपिटल को अलग अलग दिखाता है। तो तीसरा भी सेंटेंस हमारा सही है। पहला सेंटेंस यहाँ हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिंगल ईयर के लिए नहीं, यह 2 साल के लिए हमें एक्सपेंडिचर इंडिकेशन के बारे में बताते, ठीक है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ सेंटेंस आर इनकरेक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंटेंस जो है वो कैसा है? इनकरेक्ट है। तो सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे उसी के रिगार्डिंग थोड़ी बातें कही है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस न्यूज़ को, इस कंटेक्स्ट को थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट देविका रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट। चलिए, देविका रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताना है। पहला, द प्रोजेक्ट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP। दूसरा, NRCP इज अ सेंट्रली फंडेड स्कीम एम्ड एट प्रिवेंटिंग द पॉल्यूशन ऑफ रिवर। चलिए, आपको बताना है इनमें से कौन से सेंटेंस करेक्ट है। तो बताइए कौन से सही है, पहला, दूसरा, दोनों या एक भी नहीं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पहले की देविका रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट क्या है। दूसरी चीज़ आपको यह पता होनी चाहिए कि यह नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्लान है यह क्या है, ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए यूपीएससी ने या आपके स्टेट के PCS ने ऐसा पूछ लिया कि भैया बता दीजिए देविका रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट जो है यह कौन से स्टेट में है, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि यह कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो ऐसे थोड़े बहुत जो भी न्यूज़ होती है उसके बारे में फैक्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे हमारा दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू देविका रिवर गुजरती है, और उसी को हमें क्या करना है? कंजर्व करना है, ठीक है, रिजुवेनेट करना है। तो उसी के लिए हमने एक क्या किया है? प्रोजेक्ट लाए हुए हैं, और उसी प्रोजेक्ट का नाम है देविका रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट। तो कहाँ पे मिलेगा आपको? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो दोनों सेंटेंस सही है, सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। देखिए, देविका रिवर जो है, यह देविका रिवर को उसी नाम से जाना जाता है कि सिस्टर ऑफ रिवर गंगा, गंगा की बहन की तरह जाना जाता है, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? उधमपुर के जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, और उसको रिजुवेनेट किया जाता है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP के अंतर, जो कि एक सेंट्रली फंडेड स्कीम है। चलिए, आप मुझे बताइए कि यह जो NRCP है, यह NRCP कौन से साल में, ड्यूरिंग विच ईयर दिस स्कीम वॉज लॉन्च, ठीक है। आपको यह बताना है कि कौन से साल में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। देखिए, थोड़ा सा इमेज में हम देख लेते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत, और यह जो टेरिटरी है यही हमारा भारत है। हालांकि हमें पता है कि यहाँ से थोड़ा बहुत जो इलाका है
यह थोड़ा बहुत इलाका किसके पास है? पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और हम ये हमारा जो पूरा इलाका है यह पूरा इलाका हम छीन लेंगे। माफ़ कीजिएगा, यह बॉडी इतना भी अंदर नहीं है, यहाँ से थोड़ा बहुत जाके ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इतना जो इलाका है, जो इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यह इलाका हमारा क्या है? पीओके के अंतर्गत चला गया हुआ है। ठीक है, इसको हम वापस ले लेंगे। चलिए, ये थे हमारा दूसरा क्वेश्चन। हम चलते हैं आगे। उन्मेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल्स वर इनोग्रेटेड इन विच स्टेट? यूटी। चलिए बताइए कि यह कौन से स्टेट और यूटी के बीच में यह इनोग्रेट होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन से मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो क्या आएगा जवाब? जी हाँ, बिल्कुल इस सेंटेंस का सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अब क्यों यह न्यूज़ में था तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी क्या हुआ, हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है? अभी विजिट किया है कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल कहाँ पे आया है? मध्य प्रदेश में। किसके लिए? क्योंकि उन्होंने इनोग्रेट किए हैं 2 इवेंट, जिसका नाम है उन्मेषा और दूसरे का नाम है उत्कर्ष। जो उन्मेषा है यह इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल है और उत्कर्ष जो है यह फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ठीक है, तो आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं हम आगे। Consider the following statement regarding the adaptation of the OS Maya by the Indian Defense Ministry। चलिए, अभी कोई एक OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जैसा कि उसका नाम है माया, उसके रिगार्डिंग कुछ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में एडोप्टेशन की बात चल रही थी। तो आपको बताना है उनके रिगार्डिंग 3 सेंटेंस और उनमें से हाउ मेनी आर करेक्ट, यह बताना है। तो सबसे पहला, OS माया इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑन ओपन सोर्स उबुंटू। अरे भैया, माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी ना यहाँ पे आएगा, हमें माइक्रोसॉफ्ट की जो सिस्टम है उसी को तो हटानी है। तो इसीलिए हम उबुंटू के बेस पे हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है OS माया। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सेंटेंस है यह सेंटेंस हमारा गलत है। दूसरा, इट इज़ बीइंग एडोप्टेड टू काउंटर द इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट। बिल्कुल, हम डिफेंस मिनिस्ट्री में हमारा जो भी डेटा है, हमारी जो भी सिस्टम है, उसी को प्रोटेक्ट करना है, साइबर थ्रेट से हमें निपटना है, तो इसीलिए हम यह चेंजेस करने वाले हैं। तीसरा, द डिफेंस मिनिस्ट्री प्लान टू इंस्टॉल it on the computers of all 3 armed forces simultaneously by August 15, 2023। देखिए, करंट न्यूज़ जो चल रही है उस हिसाब से हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? वो गलत इसीलिए है क्योंकि बात तो चल रही है कि यह तीनों को हमें इंट्रोड्यूस करना है, हमें एडॉप्ट करना है। ठीक है, लेकिन यह साइमल्टेनियसली, और वो भी अगस्त 15, 2023 का, ऐसा कोई ऑफिशियल हमें न्यूज़ मिला नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ हमारे सामने आई नहीं है। तो इस हिसाब से आज की तारीख में यह MCQ हमारा यह सेंटेंस गलत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा गलत है, एक ही सही है। हमें पूछा है हाउ मनी आर करेक्ट, तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट। देखिए, अब देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया है? रिप्लेस किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जो OS है उसको किसके साथ? ओपन सोर्स OS, जिसका नाम है माया, और यह डेवलप है उबुंटू के बेस पे। ठीक है, हमें लड़ना है किसके सामने? साइबर सिक्योरिटी के सामने हमें लड़ना है, और इस सिस्टम को नहीं डेवलप किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एक और चीज़ कि तीनों सर्विस, हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स ने, उन्होंने हमारी OS माया को रिव्यू किया है, लेकिन अभी उसको साइमल्टेनियसली एडॉप्ट करने की कोई बात कही नहीं है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। निराक्षी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। देखिए, यह हमारा एक रिवीजन MCQ है। यह रिवीजन MCQ आपको पता होना चाहिए कि पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया हुआ है। तो क्या है यह? एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार बाय DRDO है,
अनमैन एरियल व्हीकल ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल AUV है, या फिर अ सुपर कंप्यूटर बाय CSIR है। क्या आएगा हमारा सही जवाब? चलिए चलिए बोलिए, क्या आएगा? जी हाँ, इसका जवाब आएगा, यह है हमारा ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल यानी कि AUV। ठीक है, यह क्या था उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात करके रखा है। वहाँ पे हमने एक इमेज भी लगाई थी, आपको शायद पता होगी कि यह एक येलो कलर के एक हमारे अंडर वाटर यान की हमने इमेज लगाई थी, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको फिर से बताया जा रहा है ताकि आप अपनी स्टडी एकदम सही तरीके से कर पाए। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के UPSC के करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको एक बार क्लेरिफिकेशन कर दूँ कि देखिए सर जी, पिछली बार जब हमारा UPSC का प्रीलिम्स हुआ उसके बाद हमने 1 जून से यह सीरीज़ चालू किया हुआ है। ठीक है, तो अगली प्रीलिम्स जब आप देने जाओगे, अगली प्रीलिम्स कब है? 26 मई 2024 को है। तो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स रिवीजन करना है, और सामान्य तौर पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन 1 जून से ही याद रखनी होगी। ठीक है, लास्ट टाइम हमारा एग्ज़ाम हुआ था कब? 28 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो 1 साल का आपको करंट अफेयर्स करना है। तो हमने क्या किया है, 1 जून से ही हमारे डेली UPSC MCQ लाने की जो यह सीरीज़ है उसको कंटिन्यू किया है। ठीक है, हालांकि हमें पता है कि अभी हमारे पूरे सीरीज़ में सिर्फ 2 वीडियोस बाकी है, जो 2 वीडियोस जो है, यह 2 वीडियोस आने के साथ ही हमारा टोटल बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है डेली के वीडियोस देखने हैं, और साथ ही साथ जो 57 वीडियोस पुराने पहुंचे हुए हैं वो सारे के सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, देखिए ये आपके लिए है, आपकी भलाई के लिए है, और जितना आप प्रिपेयर करोगे उतना ही एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा। पहला सेंटेंस हमारे स्टैटिक क्वेश्चन की ओर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। चलिए UPSC ने ऐसा पूछ लिया कि भैया इनमें से बर्ड कौन सा नहीं है? क्या गोल्डन महाशीर है, इंडियन नाइजेटा है, स्पून बिल है, या फिर वाइट इल्बिस है? ठीक है, तो यह भी बर्ड है, C यह भी बर्ड है, B यह भी बर्ड है, लेकिन जो ऑप्शन A है यह क्या है? यह एक प्रकार की फिश है। ठीक है, तो ऑप्शन A विल बी राइट आंसर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह गोल्डन मशीर किस हिसाब से कैसे गोल्डन कलर की है। ठीक है, हाँ, तो यह एक बहुत ही महंगी वाली मछली आती है, और इसको लगातार न्यूज़ में बने हुए थे पिछले साल में। तो इसी के बेस पे UPSC ने पूछ लिया कि भैया बताओ यह क्या होता है, क्या कोई बर्ड है या फिर यह कोई फिश है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर जनरली नाउन एज ट्री प्रोड्यूसिंग स्टेट। चलिए, आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो चाय उगाने के लिए टी प्रोड्यूसिंग स्टेट के तौर पे जाना जाता है? तो त्रिपुरा सही है, हिमाचल प्रदेश सही है, केरला भी सही है, लेकिन सर जी आंध्र प्रदेश ने हमें कभी चाय नहीं जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट है, तो हमारे कितने सही होंगे? ओनली 3 जो स्टेट्स है यही सही है। आंध्र प्रदेश वाला जो हमारा ऑप्शन है यह गलत साबित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको पूछ रहा है द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन, किसके बारे में बात कर रहा है? द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by the government of India and the World Health Organization. ओके, चलिए एक साथ आपको 2 इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि इंडिया सैनिटेशन कोलिशन जो है यह क्या करता है? सस्टेनेबल सैनिटेशन को प्रमोट करता है, और उसका फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ साथ WHO करता है। क्या यह दोनों सही है? दूसरा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर जो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट है इज एन एपेक्स बॉडी टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ अर्बन इंडिया। मतलब कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, यह एक ऐसी बॉडी है जो हमारे शहरों में जो भी अर्बन चैलेंजेस आते हैं उसको क्या करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के थ्रू एड्रेस करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन पहला सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा द इंडिया सैनिटेशन कोलिशन है उसमें सभी लोग आते हैं। उसमें आपके गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, आपके प्राइवेट सेक्टर भी आ जाएंगे, आपके नॉन प्रॉफिट क्षेत्र भी आ जाएंगे, ठीक है, उसमें आपके एनजीओ भी आ जाएंगे, उसमें आपकी बहुत सारी सर्विसेज भी आ जाएगी और इंडिविजुअल भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो यह सब लोग मिल के क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल सैनिटेशन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे WHO का कोई रोल नहीं है, तो पहला सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हमें पूछा है करेक्ट कितने हैं, सॉरी कौन से करेक्ट है, तो सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परस्यूएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल कमेटी। देखिए कमेटी का नाम पूछा है यूपीएससी ने, याद रखिएगा अभी फिलहाल कौन सी कमेटी बनी हुई है, ठीक है। हाँ, द कंटेम्प्ट HN सान्याल कमेटी, द कंटेम्प्ट कोर्ट्स एक्ट 1971 वॉज पास्ड। देखिए परस्यूएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल कमेटी, एक HN सान्याल कमेटी बनी हुई थी और उसी के बेस पे क्या बना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पास हुआ था। यह सही है या गलत है, तो भैया यह बात बिल्कुल सही है, यह याद रखिएगा, HN सान्याल कमेटी। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है। उनके बारे में अगर आपने कंटेम्प्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों आपको क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भैया, दूसरा सेंटेंस भी सही है। तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नहीं, यह चीज़ बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल और क्रिमिनल, लेकिन उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बहुत भी जिक्र नहीं है। आप बताइए कि सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, उसका जो मेंशन है वो कहाँ पे है, और सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। हालांकि एक और बार यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग मेंस में आपको यह रिक्वायरमेंट हो चुकी है, फिर भी आपको दोबारा बताना है कि यह क्या है, ठीक है। चलिए और ऑप्शन 4 देख लेते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक लॉ ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब यह सेंटेंस हर कोई सही करके आएगा, क्यों, क्योंकि भैया हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में जो भी लॉ बनाना है उसका पावर जनता के पास है, और जनता के रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं, और लोकसभा में बैठे हैं, और दूसरा जो हमारा सदन है राज्यसभा है वहाँ पे हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। तो पीपल और स्टेट दोनों के प्रतिनिधि एक साथ बैठ के पार्लियामेंट में क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी लॉ बनाना है तो कौन बना सकता है, पार्लियामेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है यह बिल्कुल सही है। तो आपको 4 इजीली याद करके जाना था, आपको 4 इजीली आपकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे था, तो आप ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि आपको पूछा है करेक्ट कौन से हैं, ठीक है। तो 3 और 4, अब 3 तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आपको HN सान्याल कमेटी के बारे में पता नहीं है, फिर भी आपको यह पता है कि भैया 3 नंबर गलत है और 2 नंबर और 4 नंबर सही है, तो उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को करेक्ट करके आने वाले थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी वॉज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। With reference to expenditure made by an organization or a company, देखिए कोई भी एक्सपेंडिचर कर सकता है, चाहे कोई संस्था करती है या फिर कोई कंपनी करती है, उसके बारे में आपको सेंटेंस देखना है और क्या बताना है, करेक्ट सेंटेंस। पहला, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए किसी के भी बजट में 2 टाइप्स के पार्ट्स हम बना सकते हैं, एक रेवेन्यू और दूसरा कैपिटल।
ठीक है। और ऐसा ही सेम उनका एक इनकम होते हैं और एक उनका एक्सपेंडिचर होता है। सेम कैपिटल इनकम होती है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हमें पूछना है एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी खरीदते हैं तो यह हमारा कैसा खर्च होता है, एक मूड़ीवादी यानी कि कैपिटलिस्ट हमारा एक्सपेंडिचर होता है। सो पहला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। दूसरा, डेब्ट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा बजट होता है उसमें जितनी भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं और उनमें से हम हमारा इनकम देख ले, ठीक है, एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, तो यह लगातार कैसे आता है, माइनस में ही आता है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो इस फिस्कल डेफिसिट को हमें पूरा करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बाजार में से बोरो करते हैं। और बाजार में से हम जो बोरो करते हैं उस बोरो के बेस पे हम या तो डेब्ट कर सकते हैं या फिर लोगों को इक्विटी दे सकते हैं। तो दोनों के दोनों हमारा जो भी फाइनेंसिंग करेंगे यह दोनों हमारा कहाँ पे आएगा, कैपिटल में आएंगे, रेवेन्यू में आने वाला नहीं है। तो दूसरा हमारा गलत है, पहला सही है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। आने वाले टाइम में हम और नए वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जी हाँ, पुराना वाला जो भी बैकलॉग है ना उसको पहले क्लियर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।